नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी में देखेंगे व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। भाषा के वर्ण यानी अक्षर, शब्द तथा वाक्य सभी प्रत्येक स्तर पर कुछ निश्चित नियम होते हैं सभी के, जिनसे भाषा का मानक रूप यानी सभी मान सके ऐसा स्वरूप बनता है। यानी वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य उसके नियम के अनुसार एक सब लोग स्वीकार सके ऐसा स्वरूप भाषा का बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है उसे हम अशुद्धि कहते हैं, यानी अशुद्ध वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जाना। यानी हमको तकलीफ क्यों होती है भाषा को समझने में, क्योंकि हम व्याकरण के नियमों को सही रूप से जानते नहीं हैं। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कहा या लिखा गया है वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। तो हमें इसी तरह से जब लिखते हैं, जब पढ़ते हैं, तब व्याकरण के नियमों को थोड़ा ध्यान देंगे तो हम शायद शुद्ध भाषा को लिख सकेंगे, या तो हमें वो पढ़ाई करें तब वो शुद्ध है या अशुद्ध वह समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह हम भाषा में यानी हमारी जो भी भाषा है उसमें अशुद्धि और शुद्धि कब होती है वह देखते हैं। पहला नियम पदक्रम संबंधी नियम। पदक्रम यानी एक पद के बाद दूसरा पद कब आना चाहिए उसे कहते हैं पदक्रम, यानी क्रम अनुसार पद आना चाहिए, जिससे वो नियम से हमारी जो वाक्य रचना होती है वह हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो देखते हैं वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक निश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। यानी कि पदक्रम संबंधी नियम। पहला नियम है वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर बाद में कर्म और अंत में क्रिया आती है। वह तो सामान्य रूप से सभी भाषा में हम देखते हैं, सभी यानी गुजराती और हिंदी में, कि पहले कर्ता यानी क्रिया का करने वाला, यानी जो भी क्रिया करता है वह, और उसके बाद उसके द्वारा जो कर्म होता है वह पद आता है, और तीसरा जो क्रिया उससे होती है वह तीसरे क्रम में आती है। यानी क्रम के अनुसार हम उस वाक्य को देख सकते हैं। इससे उलट सुलट यानी पहले क्रिया आ गई, बाद में कर्म आया और बाद में कर्ता, तो वाक्य शुद्ध नहीं है कहने का अर्थ। तो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, तो उसमें जितेंद्र कौन है? कर्ता है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट कर्म है और खेलना ये क्रिया है। तो इसी तरह कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीन वाक्य में क्रम के अनुसार आने चाहिए, पहला नियम। दूसरा है कर्ता और कर्मों को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। यानी कर्ता और कर्मों को छोड़कर बाकी के जो कारक होता है, यानी जोड़ने वाला, पूरे वाक्य में दो पदों के बीच क्या संबंध होता है उसे जोड़ने के जो कारक होते हैं वह कर्ता और कर्म के बीच होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो किसके लिए? के कारक है। संप्रदान यानी विभक्ति में हम सीखते हैं, तो संप्रदान यानी किसी के लिए कुछ करना, जो हमारी विभक्ति आती है उसमें संप्रदान विभक्ति जो होती है, तो माँ किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। तो के एक कारक होता है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, तो किसी के लिए कुछ कर दिखाना वह है संप्रदान विभक्ति। माताजी चाकू से फल काटती है, यानी ये सब विभक्ति आती है जिससे हम कर्ता, कर्म, वाक्य और उसमें जो कारक आते हैं वह समझ में आते। कारक यानी दो पदों के बीच जो शब्द के जरिए, जो पद के जरिए दोनों पदों में यानी कर्ता
कर्ता जो होते हैं दोनों, या तो दो पदों के बीच जो भी कारक होते हैं जोड़ने के लिए उसे कारक कहते हैं। यानी दो पदों को जोड़ने के जो पद होते हैं वह कारक। तो उसमें के लिए के एक कारक है, तो वो कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। तो माँ पुत्रों के लिए, तो उसके बीच कर्ता और कर्म के बीच खाना बनाना, यानी वो जो कर्म है खाना बनाना, उसके बीच के कारक आया। माताजी चाकू से फल काटती है, यानी साधन है यहाँ कि माताजी फल काटने का काम कर रही है। तो माताजी करता है और फल उसका कर्म है और काटती है क्रिया। तो उसमें साधन आया। कौन सा साधन आया? चाकू से। किससे? से कारक, चाकू से कारक आया। कारक यानी दोनों पदों को जोड़ता है।